चाहेंगे, मैनिपुलेट करना चाहेंगे तो ये वो आपको करने नहीं देगा। मैं आपको बहुत ही कंसाइज वे में ये चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ क्विज के लिए। इसकी डिटेल में आप जाइएगा, लेकिन अगर आपने ये चीज़ भी जहन में बिठा ली है सेट के अराउंड, तो आपका सेट बिल्कुल क्लियर है। सेट सिर्फ कीज स्टोर करता है। देयर इज नो की वैल्यू पेयर, देयर इज नो इंडेक्स बिहाइंड द कीज। जैसे एरे के अंदर हर एलिमेंट के बिहाइंड द सीन्स एक इंडेक्स होता है, सेट में वो भी नहीं होता। और जिस तरीके से डिक्शनरी के अंदर ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर होता है, सेट में वो भी नहीं होता, सिर्फ कीज होती है। और दूसरी चीज, ये चेंजेबल भी है, अनचेंजेबल भी है, ये म्यूटेबल भी है और अनम्यूटेबल भी है एट द सेम टाइम। भाई बेवकूफ बना रहे हो, कैसे एट द सेम टाइम दोनों प्रॉपर्टीज ये होल्ड करता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेट एज अ होल ऑन इट्स ओन एज अ डेटा स्ट्रक्चर इज म्यूटेबल। वो अपने अंदर नई कीज ऐड करने भी देता है यूजिंग द मेथड्स that it provides, like add, like remove, like discard, like update, और हमने एक और भी अपडेट का पढ़ा था। लेकिन इम्यूटेबल कब है भाई फिर, और अनचेंजेबल भी कब है भाई? कि अगर आप एक्सप्लिसिट वे में इसकी कीज को एक्सेस करके उनको चेंज करना चाहेंगे तो वो ये नहीं करने देगा। मेक सेंस? तीसरी और चौथी, आई गेस चौथी और आखिरी चीज जो सेट के अराउंड आपको याद होना लाजमी है, वो ये है कि एक कीज सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को ही पढ़ने देता है। और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन सी हैं? स्ट्रिंग है आपके पास नंबर है जिसमें आपके पास फ्लोट और इंटीजर आ जाता है, आपके पास टपल है, आपके पास कॉम्प्लेक्स है। बस यही एज अ की सेट के अंदर स्टोर हो सकती हैं। आप सेट की के तौर पे ना ही एक और सेट को रख सकते हैं क्योंकि वो इम्यूटेबल हो जाएगा, ना ही लिस्ट को रख सकते हैं क्योंकि वो भी इम्यूटेबल है, ना ही डिक्शनरी को रख सकते हैं क्योंकि वो भी इम्यूटेबल है। ये चार चीजें लिख लें, अपने जहन में जहन नशीं कर लें, आपको सेट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर अभी मेरी बात नहीं भी पकड़ पाए हैं तो बस ये बातें लिख लें, घर जाके एक्सप्लोर कर लेना। ये चार चीजें आ गई, सेट यकीन माने अच्छों से आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ओके, कूल, राइट। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आई गेस दैट्स ऑल देयर इज टू इट। थोड़ा सा एक्सप्लोर, बस बाकी वो आप देख लेना। सेट के अराउंड ऐड का मेथड था, अपडेट का भी था, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अपडेट था, वो भी हमने देखा था, वो किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या चीज़ें। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। और हमने मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस पढ़े थे। मॉड्यूल्स एंड फंक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप नेक्स्ट जेएस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको पता है यूआई को आप एक ही पेज के अंदर पूरी बना नहीं देते थे, या एक ही कंपोनेंट के अंदर पूरी मैप नहीं कर देते थे। आप अपने कंपोनेंट्स को ब्रेक करते थे डिफरेंट यूआईज के अंदर, कि भाई ये मेरा इनपुट है, ये मेरा नेव बार है, ये मेरा साइड बार है, और किसी एक पेज में उन सबको इनकैप्सुलेट करते थे और अपना एक्चुअली यूआई डिलीवर करते थे। वो यूआई थी। अभी जो आप काम कर रहे हैं वो थोड़ा प्रोग्रामिंग लेवल है, वो थोड़ा टर्मिनल स्कोप है कि हम अपना काम टर्मिनल पे चला रहे होते हैं। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, अभी हमारी लॉजिक बहुत बड़ी हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी लॉजिक को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू स्मॉलर चंक्स या इनटू स्मॉलर फंक्शनैलिटी। कि अगर कैलकुलेटर बना रहा हूं तो ऐड का फंक्शन अलग एक फाइल में रख दिया, मल्टीप्लिकेशन का अलग रख दिया, डिवीजन का अलग रख दिया, मॉड्यूलस का अलग रख दिया, रिमाइंडर का अलग रख दिया, सो ऑन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही तरीका था कि आप क्या करते हैं, अपनी कोड को ह्यूमन, अच्छा अगेन इससे पाइथन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या इट डजंट चेंज द वे इट वर्क्स। ओके, उसका तो काम यही है, आपने उसको कोड देना, उसने चला देना है। ये आपके लिए, अगर आप मॉड्यूलर वे में लेके चल रहे हैं तो ये आपकी आसानी के लिए, आपके फेलो डेवलपर्स के लिए आसानी है। और जब आपका प्रोग्राम स्केल करेगा, मतलब बड़ा होगा, उसका जो कोड बेस है उसकी लाइन मिलियंस के अंदर चली जाएगी, तो अगर वो एक ही फाइल में होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा डिबग करना, उसको देखना, उसको इंटरप्रेट करना। इसके बरक्स आप क्या करते हैं, आप अपनी डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं और डिफरेंट कोड वहाँ पे रखते हैं, और आपकी जो एक मेन फाइल होती है वहाँ पे आप तमाम कोड को इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पे रन करते हैं। ईजियर फॉर यू टू डिबग, ईजियर फॉर ग्रोथ, स्केलेबिलिटी के लिए आसान है, और आपके फेलो डेवलपर्स के लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि हो सकता है एट द सेम टाइम डिफरेंट लोग एक ही फीचर पे काम कर रहे हो। तो आप क्या करते हैं कि भाई ये इस फीचर का ये स्मॉलर पोर्शन में एक अलग फाइल के अंदर मेंटेन कर रहा हूँ, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस फाइल एंड यू एट द सेम टाइम विल बी वर्किंग ऑन द सेपरेट फाइल जो कि एक ही फीचर के साथ इंटरलिंक है। मेक सेंस? कूल। तो ये था पूरा मॉड्यूल का आपके पास नक्शा पीछे जो था।
अब मॉड्यूल बहुत सारे तरीके के होते हैं, सही है। जिस तरीके से हम पैकेज बहुत तरीके से होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, देयर आर सम बिल्ट इन पैकेजेस, कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस थे, सही है। उसी तरीके से मॉड्यूल भी थर्ड पार्टी भी होते हैं, बिल्ट इन भी होते हैं और कस्टम भी होते हैं। आप खुद बनाएं अपनी फाइल के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी, आप बिल्ट इन फंक्शनैलिटी यूज कर लें। जैसे मैथ का हमने मॉड्यूल देखा था जिसके अंदर आपके पास पाई मौजूद था, जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट मौजूद था और भी बहुत सारे थे। और या आप नम पाई की तरह एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों? हो सकता है भाई आपको नम पाई की फंक्शनैलिटी अचीव करनी हो अपने सिस्टम के अंदर, तो रदर देन री इन्वेंटिंग द व्हील कि फ्रॉम स्क्रैच आप दोबारा वो पूरी फंक्शनैलिटी लिखें, आप एक बना बनाया मॉड्यूल यूज कर लेते हैं जो आपके यूज केस को पूरा कर रहा होता है। तो ये था मकसद। पीछे आ जाना मेरे प्यार भाई। ये यूजर डिफाइन मतलब कस्टम, ठीक है। आप अपना मॉड्यूल बनाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये इंस्टॉलेशन पिप इंस्टॉल आपने देखा था, आ जाओ आई गेस आ जाओ। अच्छा, एक मॉड्यूल से आप मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल चीज़ें फिर उस मॉड्यूल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप अपने वेरिएबल्स, अपने फंक्शन, अपनी डिक्शनरी, अपने लिस्ट, अपने नंबर्स, कॉम्प्लेक्स कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्योंकि फंक्शनल पैराडाइम में काम कर रहे होते हैं, फंक्शंस बना रहे होते हैं, तो यूजुअली आप अपने फंक्शंस ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे होते हैं। बट देयर इज नो हार्ड रूल कि आप सिर्फ फंक्शन ही कर सकते हैं, आप अपने वेरिएबल्स भी डिफरेंट फाइल में रख के इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर अदर डेटा टाइप्स। ओके, आ जाओ भाई। हाँ सर, आ जाओ नीचे आ जाओ। ये इनको मैंने दिया था, ये रहने दो भी। इसके बाद अच्छा, ये किसने पढ़ा पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस? हैंड रेस करो भाई। नहीं करा तो कोई मसले की बात नहीं, इसने किया वो तो कम से कम बताए। यहां से पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको याद नहीं रहा, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर मैंने आपको ये पूरी फाइल पढ़ाई थी, अगर आपने इसको रिव्यू भी किया होता ना, तो आपको ये वाला टॉपिक दिख जाता कि यार मुबशिर ने ये पढ़ाया था, ये क्या चीज़ आ रही है, देखनी है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली समझती नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं होगा, तो आपने खुद इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। मैं मान लेता हूँ मैंने बोला था पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस हो सकता है मैंने उसके ऊपर बड़ा अर्ज नहीं किया हो, मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया हो, तो आप भूल गए हो, मैंने बार बार रिपीट नहीं किया हो। लेकिन ये तो पता है ना कि मैंने ये जो शीट थी, एट्थ स्टेप है ये मैंने पढ़ाया था, तो घर जाके आपका ये फर्ज बनता था कि आप इसको रिवाइज करें। तो जब रिवाइज कर रहे थे तब तो ये ब्लॉक सामने से गुजरा ही होगा ना कि यार, तो ये आई गेस ये इम्पैक्ट मुझे दे रहा है कि यू गाइस डिडंट इवन रिवाइज स्टेप 8। ओके, सो अगेन देखें, मेरा इनका या किसी और का कुछ नहीं जाता, मैं हर बार ये रिपीट करता हूँ आपके लिए। माशाल्लाह यू गाइस आर मैच्योर इनफ, आपके आप ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देयर इज नो 2 years old गाय जो यहाँ पे बैठा हुआ है, या कोई प्राइमरी का स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसको अभी तक यही समझ नहीं आया है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो यकीनन आप माशाल्लाह दाढ़ी भी है, मुझे भी है, आप पहले रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपने बहुत कीमती वक्त में से कुछ वक्त इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को डेडिकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड आप इससे कुछ आउटपुट निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही आ रहे हैं तो अभी तक आई गेस आप मेच्योर हुए ही नहीं है। आपकी दाढ़ी बढ़ गई है लेकिन अभी तक आपकी अकल नहीं, आप शऊरी तौर के ऊपर बड़े नहीं हुए। दाढ़ी तो बढ़ती है भाई, अब ऑर्गन से क्या कर सकते हैं, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करें कि अगर अपना आप टाइम दे रहे हैं तो उसको फिर मीनिंगफुल भी बनाएं, उसको एट द एंड फ्रूटफुल भी बनाएं। इस एम के साथ बनाएं कि यार ये सिर्फ हफ्ते के मैं 3 घंटे नहीं दे रहा, 1 साल के बाद ये 3 घंटे पता नहीं कितने घंटे बनते हैं और मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी फैमिली को बेटर फ्यूचर दे सकता हूँ। इंटरेस्ट में मैं दे सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप दे सकते हैं। आप में से ही एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है अभी, हमारी फैकल्टी का पार्ट भी बना है, और भी रिसेंटली उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर प्लेसमेंट भी हासिल कर ली है। ये मैं नहीं बोल रहा कि कर लेगा, कर ली है, और अभी कुछ दिन में उसकी ज्वाइनिंग भी है। तो अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई। उसने वक्त को गनीमत जाना, उसने ट्राई टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट का जो एक क्या कह सकते हैं बात हम सुनते हैं ना,
उसने वाकई उस चीज़ के ऊपर वर्क किया और इंशाल्लाह आप देखिएगा आप वो रिसेंट कुछ दिनों के अंदर ज्वाइन कर लेगा। आपको उनसे मिलवाएंगे भी, अभी नहीं जल्द मिलवाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास हैं। ये वो है जो मेरे सामने की एक बात है। तो आप भी कोशिश करें कि भाई पढ़ लें, क्योंकि ये फील्ड जो है ना ये दूसरी फील्ड्स को जल्द, पाकिस्तान थोड़ा कुछ अरसे पीछे चल रहा होता है, लेकिन जल्द ही ये डिफरेंट फील्ड्स को टाटा बाय बाय कर देगी। अगर आपकी फील्ड ऐसी है ना कि आप एक ही काम रोजाना करते हैं आइट्रेशन के अंदर, उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं आ रही, तो आपको आज के दौर में डरना चाहिए कि यार मैं रिप्लेसेबल हूँ। कोई भी एक टूल, कोई भी एक टेक्नोलॉजी, कोई भी एक सिस्टम आ गया अगर, जो कि कैपेबल हुआ कि वो रिपीटेटिव टास्क जो कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ मुझसे ज़्यादा स्केल पे कर सकता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। कैलकुलेटर, ये जो कैलकुलेशन बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, बंदे मौजूद होते थे कैलकुलेशन के लिए। जब से कैलकुलेटर आया ना, टाटा बाय बाय हो गया। हो सकता है आप इससे कनेक्ट ना कर पाए क्योंकि बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन अभी भी अगर आपकी ऐसी फील्ड है, मैं किसी पे स्पेसिफिक नहीं जा रहा, अगर आपकी ऐसी फील्ड है जिसमें कोई इनोवेशन नहीं है, आप एक ही काम रोजाना जाके करते हैं, आंखें बंद भी हो तब भी आप कर लेंगे, तो आप रिप्लेसेबल है। और कोई सॉफ्टवेयर, कोई टेक्नोलॉजी आके आपसे बहुत अच्छे तरीके से वो काम परफॉर्म कर सकती है। आप दिन में अगर वो काम 10 बार करते हैं, वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बार करने की सलाहियत रखती होगी। तो कोशिश करें, अगर आ गए हैं इतने सारे हुजूम में से नैरो डाउन होके इतने से रह गए, तो अब इसमें से कोई वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करो भाई, वरना क्यों आ रहे हो। और भी काफ़ी लोग पीछे मौजूद थे, उनको आने देते, जो ज़्यादा हो सकता है इस चीज़ को डिज़र्व करते थे, तो वो फिर ज़्यादा डिज़र्विंग थे। अगर आपने उनकी जगह ली है तो फिर प्रूव भी करो कि यस यू आर द राइट गाइड एट वी चूज। सो कोशिश कीजिएगा, इसको जाके देखें, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, अगेन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपके लिए है और आप ही इसको एक्सप्लोर करेंगे। फंक्शंस हमने देखा था, फंक्शंस क्यों होते हैं? फंक्शन इसलिए होते हैं कि भाई आप अगर एक काम बार बार कर रहे हैं, तो अगर आपने उसका कोड बार बार लिखना है, तो क्यों ना उस पूरे फंक्शन को मैं एक बार बना दूं, मतलब उस कोड को फंक्शन से इनकैप्सुलेट कर लूं और उसको रख दूं, फिर जब भी वो फंक्शनैलिटी मुझे अचीव करनी हो मैं उसको इन्वोक करूं, बस उस फंक्शन का नाम इन्वोक करूं और वो अपनी फंक्शनैलिटी को आके एग्जीक्यूट कर दे। यहाँ तक एक बात आती है। अब इस फंक्शन को डायनेमिक कैसे बनाएं कि हर बार ये डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करे, तो वहां पे आता है आपके फंक्शन की आर्गुमेंट कि आप उसको डायनेमिक कर सकते हैं। जब आप इन्वोक कर रहे हैं तो इसमें वेरिएबल्स भी पास कर दें, वैल्यू भी पास कर दें, ताकि जितनी बार भी एग्जीक्यूट होगा ये आपकी दी हुई वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं हमेशा अंदर हार्ड कोडेड 2+2 कर रहा हूँ, तो वो हमेशा क्या आउटपुट देगा? 4। तो समझ तो आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन वही अगर ये जो दो वेरिएबल मैं 2+2 करवा रहा हूँ, ये मैं एज पैरामीटर ले लूँ, तो अब क्या होगा? जब मैं उसको इन्वोक कर रहा हूँ मैं डिफरेंट वैल्यूज पास कर सकता हूँ। मैं कभी 4 पास कर दूंगा, कभी 10 पास कर दूंगा, कभी 12, कभी 19। तो वो हर बार मुझे ऑन द बेसिस ऑफ माई इनपुट सेपरेट और डिफरेंट आउटपुट जनरेट करके देगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आता है आपके आर्गुमेंट का असल काम। अब हमने देखा था भाई आर्गुमेंट पास करने के लिए बेतहाशा तरीके थे, मुझे आज तक याद नहीं हुए, आपसे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप याद करें। आप बस कॉन्सेप्ट बिठा लें कि यार वो सिंगल स्टैटिक क्या करता था, सही है, वो डबल स्टैटिक क्या करता था। तो अगर आपको याद हो कि भाई सिंगल स्टैटिक यही करता था, इफ यू हैव nth नंबर ऑफ आर्गुमेंट दैट यू कैन पास टू योर फंक्शन, और आपको नहीं पता कितने फंक्शन के पैरामीटर में पास कर सकता हूँ। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं, पहले वाला देख लेते हैं, सीक्वेंस वाइज चलते हैं वरना आप खो जाएंगे। सबसे पहले आता है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट यही था कि जब आप फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो जो आपका सीक्वेंस होता है वो बड़ा मैटर करता है कि जहाँ आपने ऊपर नेम पास की है और सेकंड एज पास की है, तो नीचे भी जो आप वैल्यू देंगे वो पहले को ही लगेगी, दूसरी को ही लगेगी। लेकिन आप तो अगर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार सीक्वेंस मैटर ना हो, मैं की दूं और वैल्यू बताऊं, वो ऊपर देखिए भाई की किसके साथ मैच कर रही है, वो उस पर जाके वो वाली वैल्यू लगा दें, तो आप ये कीवर्ड आर्गुमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करना है यार, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर 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 थोड़ा सा नीचे 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 नीचे, इसकी एग्जांपल है। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिंट इन्फो को आप देखें, प्रिंट इन्फो इज अ मैसेज, सही है, प्रिंट इन्फो इज अ फंक्शन, सॉरी। अब ये अगर आप ऊपर देखें तो ये नेम और एज एक्सपेक्ट करते हैं। अब वैसे तो जब मैं नीचे पास करूँगा तो मुझे नेम की वैल्यू पहले देनी होगी, तो वो ऊपर नेम को जाके लगेगी, और एज की वैल्यू बाद में देनी पड़ेगी, तो वो एज को जाके लगेगी। लेकिन यहाँ पे
कीवर्ड आर्गुमेंट की मदद से मैंने एज और नेम को क्या कर दिया, उनकी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अब वो वैल्यू की बेस के ऊपर मेरे पैरामीटर सेट नहीं कर रहा, वो यहाँ से की पकड़ रहा है और ऊपर देख रहा है कि की कौन है, तो यहाँ से वो एज पकड़ेगा और वो उधर एज को जाके लगा देगा। हालांकि सीक्वेंस अलग है, यहाँ पे वो पहले है बाद में, और नीचे ये बाद में और वो पहले, और नीचे फिर जब मैं नेम पास करूंगा ऊपर देखेगा कि भाई अच्छा नेम यहाँ पे है, उसको जाके लगा। ये था आपका कीवर्ड आर्गुमेंट। अब जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ भाई, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर यूज़र वैल्यू दे तो उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे, नहीं दे तो मैं पहले ही एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा हूँ, जरा उसको हाईलाइट करना ऊपर, 35। हाँ, जैसे अगर इस प्रिंट इन्फो में यूज़र एज नहीं पास करता तो उसकी डिफ़ॉल्ट एज क्या जाके लगेगी, 35, और अगर पास करता है तो जो पास करे भाई उसको कंसीडर करना, दैट्स ऑल। नीचे आ जाओ भाई। पोजीशनिंग, पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट, अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो भी हमने सबसे पहले देखा था वो वर्क ना करे, पोजीशन रियली मैटर्स फॉर मी, कि जो मैं फंक्शन बनाते हुए आर्ग्यूमेंट में बता रहा हूँ, नीचे जब मैं वो पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो उसी सीक्वेंस के अंदर दो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने उन आर्ग्यूमेंट जिनकी पोजीशन बड़ी मैटर करती है आपके लिए, ऊपर जब आप फंक्शन बना रहे हैं उन तमाम वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद कॉमा देंगे और फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। इसका मकसद ये है कि भाई इस फॉरवर्ड स्लैश से पहले जितने भी वेरिएबल आए ना, वेरिएबल से मुराद मेरी आर्ग्यूमेंट्स है, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आए जब इनको फाइनली पास किया जाएगा फंक्शन इन्वोकेशन के टाइम, तो इनका पोजीशन ऐसे ही रहनी चाहिए है। एक्स हमेशा पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई वाई पहले पास कर दे और एक्स बाद में पास कर दे। तो आप देख सकते हैं ये एक चीज़ कमिट आउट हुई है सबसे नीचे। हमने क्या कोशिश की है कि अगर आप x या y पहले देने की कोशिश करेंगे ना, सिर्फ x से पहले y देने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट, ये आपको एरर देगा। ये देखिएगा कि भाई इन वेरिएबल से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ था, तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट के तौर पे आप पास नहीं कर सकते, ये पोजीशन होल्ड करते हैं और इनकी पोजीशन मैटर करती है। हाँ, उस फॉरवर्ड स्लैश के बाद जितने भी आपके फर्दर पैरामीटर या आर्गुमेंट होंगे आप उनको कीवर्ड पैरामीटर के तौर पे पास कर सकते हैं। अच्छा, एक और वोकैबुलरी, कीवर्ड और आर्गुमेंट आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। भले आप जब फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर जो आप पास कर रहे हैं आप उसको पैरामीटर बोल लें या आर्गुमेंट बोल लें, और जब आप इन्वोक कर रहे हैं तब जो पास कर रहे हैं उसको पैरामीटर या आर्गुमेंट बोलते हैं। इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब आप बना रहे होते हैं तब आप जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो कहलाते हैं पैरामीटर, और जब आप इन्वोक करते हैं तब आप जो वैल्यू पास करते हैं वो कहलाते हैं आर्गुमेंट्स। पता होना चाहिए, लेकिन वैसे इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई। नीचे जी एग्जाम्पल, अच्छा देख के बता दूं कि क्या आर्गुमेंट क्या पैरामीटर होता है। ऊपर जाना भाई, ये ज़रा एक्स वाई फॉरवर्ड स्लैश जेड को हाईलाइट करना, ऊपर सबसे ऊपर, ये आपके कहलाते हैं आर्गुमेंट्स। जब आप बना रहे हैं तो ये कहलाते हैं, सॉरी थैंक यू, देखा मैं भी वो इंटरचेंजेबल बताया ना, तो वैसे आपको पता होना चाहिए कहलाते हैं आपके पैरामीटर्स, ठीक है। और जब आप नीचे इन्वोक कर रहे हैं वो हाईलाइट करना भाई, ये कहलाते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है। वैसे पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करना आर्गुमेंट पैरामीटर, पैरामीटर आर्गुमेंट डजंट रियली मैटर्स। दोनों को पैरामीटर बोलते हैं, दोनों को आर्गुमेंट बोलते हैं, तब भी मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर सामने बैठा हुआ जो है वो साउंड है टेक्निकली, तो आपको इस बात पे कभी भी रुकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी बैठा हुआ है तो वो हो सकता है इस चीज़ पर पकड़ा करेगा। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि भाई पोजीशन नहीं, कीवर्ड वो दे ही दे, नीचे जब इन्वोक करें तो कीवर्ड दे ही दे, तो ये स्टैटिक याद रखिएगा, वो पुराने स्टैटिक और इस स्टैटिक में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। वो एक वेरिएबल से पहले स्टैटिक था, ये कॉमा सेपरेटेड स्टैटिक है। इस स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आगे के जितने भी पैरामीटर हैं ये सब नेम्ड कीवर्ड होंगे। मतलब जब आप इसको इन्वोक कर रहे हैं फंक्शन को, तो आप की का नाम दे दे के उसकी वैल्यू बताएंगे। पहले बताएंगे इस पैरामीटर के अंदर जो num1 है उसकी वैल्यू ये जाएगी, फिर कॉमा देंगे, बोलेंगे num2 की वैल्यू ये जाएगी, num3, जितने भी ऊपर आपके पैरामीटर होंगे सब के आप वेरिएबल के नाम दे दे के वैल्यू पास करेंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप पहले बनाते हुए, जरा हाईलाइट करना ऊपर, बनाते हुए स्टैटिक पास करेंगे जिस तरह यहाँ। और ये स्टैटिक डिफरेंट है पुराने वाले स्टैटिक से, जो कि आपका टेक्निकली आपके सेपरेट वेरिएबल्स को एक एरे की सूरत में तब्दील कर देता था। नीचे आ जाओ,
ठीक है, सही है। ये आई गेस वही है जो हमने पहले नीचे वाला दिखा देना एग्जाम्पल किया। अगर आपको पता होगा कि भाई एक वेरिएबल तो मेरे फंक्शन के अंदर आना ही आना है, arg1, ठीक है, तो वो आप एज अ सेपरेट पैरामीटर डिफाइन कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपको नहीं पता कि इसके बाद कितने पैरामीटर आ सकते हैं। तो वही स्टैटिक वाली अप्रोच यूज करेंगे। ये क्या करेगा कि जितने भी आगे की कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी ना, उनको एक लिस्ट की सूरत में, लिस्ट या टपल, शुक्र, टपल की सूरत में आपको दे देगा। सही है, तो ये करता है। तो नीचे अगर आप देखें तो मैंने अगर एक 10 पास की है नीचे इन्वोक करते हुए, तो ये सिर्फ arg1 को जाएगा। जो हमारे पास सबसे ऊपर var टपल स्टैटिक है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा इस सूरत के अंदर, लेकिन नीचे वाले में जब मैंने इन्वोक करके 70 60 50 70 90 दिए तो उसमें 70 arg1 को जाएगा, और उसके बाद 60 50 70 और जो 90 ये आपके टपल को जाके मिलेगा, क्योंकि वो एज अ टपल एक सिंगल वेरिएबल बन जाएगा और आपके स्टैटिक var टपल को मिल जाएगा। नीचे आ जाओगे, सही है, सही है। अच्छा, फंक्शन, अगर मैं फंक्शन से एक्सप्लिसिट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? नन, स्मॉल एन कैपिटल एन, कैपिटल एन, याद रखना भाई। बाकी तो आपके ऊपर है, आप एक्सप्लिसिट वे के अंदर कितनी भी वैल्यू रिटर्न कर दो, ये आपके हाथ में। अच्छा, एक मजे का सवाल याद आता है, मैंने बताया नहीं है, लेकिन वैसे ही आप लोग के मैं अप्रोच देखना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे आंसर करेंगे। यहाँ से पूछ लेता हूँ, आप बच्चे, जी आप खड़े हो, फौरन खड़े हो जाया करो ताकि मैं बता दूं। आप बैठ जाओ पीछे वाले। अगर मैं एक फंक्शन से 2 बार चीज़ें रिटर्न करूं, लेट्स से मेरा फंक्शन था, मैंने उसमें बोला भाई रिटर्न 1, फिर उसी के अंदर बोल दिया रिटर्न 2, तो क्या ये सही है? मेरी बात समझ पाए हैं? मैंने एक बार लिखा रिटर्न 1, फिर नीचे वाली लाइन में आया और बोला रिटर्न 2, क्या ये सही है? क्यों? कौन बोलता है ये सही है? कौन बोलता है ये गलत है? बिल्कुल ये गलत है। तो जैसे ही आप फंक्शन से रिटर्न कुछ कराते हैं, फंक्शन के जो स्टेट होती है वो ब्रेक हो जाती है, उसके नीचे कुछ चलेगा ही नहीं। तो जब आपने बोला रिटर्न 1, तो समझे रिटर्न 1 हो गया, उसके बाद आप नीचे 100 लाइन भी लिख दें, वो कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि जो आपने बोल दिया कि भाई फंक्शन यहाँ से रिटर्न हो जाओ, तो नीचे आप कुछ भी दें, इट डजेंट रियली मैटर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। वो आप देखना, ये मेरा सेकंड सवाल था। जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरर नहीं आता, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एरर नहीं आता, वो बस क्या करता है उसको फेड आउट कर देता है, वो दिखाता नहीं है। लेकिन आप अगर पाइथन में ही करेंगे तो आप बताएंगे कि एरर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और फिर आपको इसका आंसर पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद आपके पास आता है लैम्डा फंक्शन। ठीक है, क्या हो गया भाई, इतनी मैंने खतरनाक नॉलेज तो नहीं ट्रांजिशन कर दी। एनीवेज, अच्छा मैं बताऊं, अच्छा आपस में बात कर, मुझसे पूछो तो भाई मैं नहीं बताऊंगा, करके देखो। अच्छा, लैम्डा फंक्शन में लास्ट क्लास में पढ़ा था, कुछ नहीं है, फंक्शन टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा था और एरो फंक्शन भी पढ़ा था। समझो ये एरो फंक्शन है, एक क्लीन और कंसाइज वे टू डिफाइन योर फंक्शन। एक पूरा डेफ लिख के, फंक्शन का नाम देके, राउंड ब्रैकेट्स लगा के, कॉलन देके, लाइन ब्रेक करके, स्कोप शुरू करके फंक्शन देना, और इसके बरक्स एक ही लाइन के अंदर पूरा फंक्शन डिफाइन कर देना, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो साल लफ्ज़ों में समझिए आपका एरो फंक्शन है। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट जाता है अभी तक के लिए, हमने वो मल्टीपल पढ़ा दिया, मल्टीपल आपको पढ़ा दिया। इस फंक्शन में भी आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो। तो आप देखें क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपना एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल के बाद इक्वल टू पे आपने लगना है लैम्डा। लैम्डा पाइथन को बता देगा कि भाई इन्होंने एक फंक्शन बनाना है, जिस तरीके से डेफ बता देता है कि एक फंक्शन बनने वाला है, इस तरीके से लैम्डा भी बता देता है कि एक फंक्शन बनने वाला है। तो ये अनोनिमस भी होता है, क्योंकि आप देखें ये स्टोर हो रहा है एक वेरिएबल के अंदर, तो इटसेल्फ इट्स अनोनिमस, हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो आप पहले अपने वेरिएबल का नाम देंगे, इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा पाइथन को बता देगा इट्स गोइंग टू बी अ फंक्शन। उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाए, अपनी कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर पास कर देंगे, इसके अंदर एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, जितने भी हैं, एक होंगे, 2 होंगे, 100 होंगे, जितने भी होंगे, कॉमा सेपरेट आप पास कर दें। उसके बाद कॉलन दें, कॉलन से मुराद ये है कि भाई अब पैरामीटर की बात खत्म हो गई है, अब मैं आगे बात करने वाला हूँ कि भाई उन पैरामीटर से करना क्या है या इस फंक्शन में एक्चुअली होना क्या है। तो वो फिर आप आगे कॉलन के बाद बता देंगे। यहाँ पे सिंपल सा है कि x प्लस वाई कर दो, x और y को सम कर दो। तो अब इसको इन्वोक कैसे करें भाई, ये तो अनोनिमस था,
लेकिन अनोनमस तो खुद था ना। अगर आप टेक्निकली देखें तो माई लैम्डा के अंदर ये जाके स्टोर हो चुका है। तो जब भी आपको ये लैम्डा की फंक्शनलिटी अचीव करनी होगी तो आप माई लैम्डा को इन्वोक करेंगे, उसके अंदर अपने पैरामीटर पास करेंगे और आपका काम हो जाएगा। अगेन याद रखिए कब इसको इस्तेमाल करें, जब आपकी फंक्शन जो हो वो रिलेटिवली सिंपल हो, उसके अंदर एक ही काम हो रहा हो, सिंपल सी वैल्यू रिटर्न हो रही हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए मैंने रिटर्न का एक्सप्लिसिट वे में कीवर्ड यूज नहीं किया, वो खुद ही उसको पता है कि यार ये सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है, एक्स और वाई को लेना है, इनको प्लस करना है और उसको रिटर्न भी कर देना। ये एक लाइन में देखिए क्या क्या कर रहा है, ना डेफ लगाना पड़ा, ना पैरामीटर के अराउंड राउंड ब्रैकेट्स लगाने पड़े, ना कॉलन के बाद लाइन को ब्रेक करके नीचे लाना पड़ा जो कि वैसे फंक्शन में लाजमी है, और ना ही जब रिटर्न करना था तो रिटर्न का कीवर्ड एक्सप्लिसिट वे के अंदर लिखना पड़ा। लेकिन याद रखिएगा जब आपके ऐसे स्मॉल यूज केसेस हों, ऐसे स्मॉल फंक्शंस हों, तब तो लैम्डा कारआमद है। कोई बड़े जिनके अंदर वेरिएबल बन रहे हों, डिफरेंट चीज़ें हो रही हों, उसके लिए आप डेफ वाला तरीका इस्तेमाल कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। मेक सेंस? कूल। तो ये था आपका लैम्डा फंक्शन। जी भाई। जो कुछ फंक्शन होते हैं जिन वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने कोई याद हो कॉल बैक फंक्शंस, याद है? तो आप क्या करते थे, एक फंक्शन होता है जिसकी कोई फंक्शनैलिटी है, लेकिन उसके अंदर वो आपको क्या, लेट्स से मैं आपको फाइंड की अगर एग्जांपल दूं, फाइंड फाइंड आप एरे के ऊपर चला सकते हैं एज अ होल, लेकिन उस फाइंड की एक सलाहियत है कि वो आपको एरे के हर एलिमेंट का इंडिविजुअली एक्सेस दे दे। अगर आप चाहते हैं उस इंडिविजुअल एलिमेंट्स में लैम्डा को या किसी फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट कर लें, इंटरलिंक कर दें, तो आप क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन जो कि फाइंड इटसेल्फ है एज अ होल, उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए आप लैम्डा पास कर सकते हैं कि भाई अब ये हर आइट्रेशन में चले। तो कॉल बैक फंक्शन अगर आपको याद हो तो यूजुअली पाइथन के अंदर जब आप कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर पासिंग कॉल बैक फंक्शन एज अ लैम्डा फंक्शन। थोड़ा समझ आ गया? बाकी इसको एक्सप्लोर करेंगे आगे। अभी आपके लिए लैम्डा जो है वो बहुत स्कोप रखा गया, छोटा रखा गया, तभी आप देखें इसके बाद खत्म है। हम इसको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ज़्यादा यूज केसेस भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखें ये क्लीन और कंसाइज वे है टू राइट योर फंक्शन, नथिंग स्पेशल। लेकिन इसका स्पेसिफिक यूज केस है, ये आपके बड़े बड़े फंक्शंस के लिए नहीं बना हुआ जो आप बनाते हैं, ये आपके छोटे मोटे जिनका बड़ा ही एक स्पेसिफिक काम हो, ये उनके लिए बना हुआ है। ये आपके वेरिएबल बनाने और डिफरेंट चीज़ें करने के लिए नहीं है। अच्छा, and again there is no right or wrong way or place to use lambda over function or definition function over lambda, जहाँ पे आपका दिल से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल आपको पता है, ग्लोबल वेरिएबल जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप अपनी फाइल में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली लाइन में करो, हज़ारवीं लाइन में करो, इट्स ऑल अप टू यू। स्कोप वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल होते हैं बेसिकली उनका एक स्कोप होता है, वो विद इन द स्कोप इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसके बाद वो गार्बेज कलेक्टेड हो जाते हैं। या हमने आगे पढ़ना है गार्बेज कलेक्टर मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर उसका कोई फुटप्रिंट नहीं बचता, वो टाटा बाय बाय हो जाता है, वो मेमोरी में रहता ही नहीं है। नीचे आ जाओ, आई गेस दैट्स ऑल। सही, बल्कि दिखा दो यार क्या। डबल स्टैरिक, डबल स्टैरिक क्या करता है भाई, जिस तरीके से पहले आप क्या करते हैं, सिंगल स्टैरिक आपकी तमाम सेपरेट वैल्यूज को एक टपल में कन्वर्ट कर देता है। डबल स्टैरिक क्या करता है, आपके सेपरेट की वैल्यू पेयर्स को एक टपल बना देता है या फिर सेट बना देता है, सॉरी डिक्शनरी बना देता है या सेट बना देता है, क्या बना देता है, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं कि भाई की वैल्यू पास की गई है तो डिक्शनरी बना देता है। नीचे जनरेटर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन ट्रस्ट मी बहुत एक एडवांस टॉपिक है, आपको बहुत ही छोटे लेवल पे बताया गया है, बहुत ही उसकी बेसिक बताई गई है, तो इसको थोड़ा बेसिक ही रखना अपने जहन में भी। डोंट ट्राई टू कि भाई इसको मैं फुल एडवांस में समझ लूँ, थोड़े घबरा जाएंगे आप, सही, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जितना मैंने आपको बताया था ना कि एक फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न करता है अच्छा मेरी बातों पर आप गौर कीजिएगा, करा करें, क्योंकि मैंने आप में से ना अक्सर जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ ना, आप माशाल्लाह आपको 6 महीने हो गए, लेकिन अभी भी जब आप अपनी बात डिलीवर कर रहे होते हैं ना, आप आम अल्फाज का चुनाव करते हैं जो कि आप डेली अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं ना, आप उनका चुनाव करते हैं। कोशिश करें थोड़े टेक्निकल वर्ड्स को इंटीग्रेट किया करें अपनी बात की डिलीवरी के अंदर, ये आपको स्टैंड आउट करता है, एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखा करें, जब मैं बताता हूँ ना
तो आप कॉन्सेप्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, लेकिन वोकैबुलरी भी ले आते हैं, ताकि जब आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को अपनी बात डिलीवर कर रहे हो ना, तो एक टेक जार्गन्स और जो वोकैबुलरी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है एक समझदार बंदे को समझने के लिए, और एक नॉन टेक्निकल के ऊपर आपका इम्पैक्ट डालने के लिए कि हाँ यार इज अ राइट गाय जिसको मैंने बात के लिए चुना है और ये मुझे बात बता देगा। ठीक, और इंटरव्यू में तो आपको यकीन माने बेतहाशा हेल्प करेगा अगर आप वोकैबुलरी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो खैर, जनरेटर फंक्शन क्या करता है? जनरेटर फंक्शन आपको जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जनरेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये एक आइटरेटर होता है। आइटरेटर से मुराद है जिसके ऊपर आप आइटरेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एरे होता है, उसके ऊपर आप आइटरेट कर सकते हैं। और ये आपको क्यों आइटरेट करने की मदद देता है, और ये क्या है इसमें और आम फंक्शन में क्या फ़र्क है? आम फंक्शन वैल्यू प्रोड्यूस कर देता है जैसे आप उसको इन्वोक करें। जो भी उसमें रिटर्न करने के लिए होता है, बोलता है भाई मुझे ये रिटर्न करने को बोला हुआ, ये तुम वैल्यू लो, अपना कोड एग्जीक्यूट करता है, रिटर्न वैल्यू वेरिएबल को दे देता है, बोलता है इसको इस्तेमाल करें। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर फंक्शन आपकी वैल्यू को प्रोड्यूस करता है लेजीली, सही है, आराम आराम से, क्योंकि आप इससे मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ कीवर्ड। उस कीवर्ड का नाम है यील्ड। क्या है? YIELD, यील्ड। कि भाई ये फंक्शन आपको 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आम एक फंक्शन को बोलूँ रिटर्न 1 और रिटर्न 2, तो वो रिटर्न 1 पे ही बोलेगा भाई बात खत्म, यहाँ से आगे मुझे नहीं पता तुम और क्या बोल रहे हो, या फिर एरर देगा जो आप देखेंगे। लेकिन जनरेटर क्या बोलता है? अगर मैं इसको बोलूँ ना यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3, तो वो एक एक को समझेगा। आपको पहले 1 भी देगा, फिर आप आगे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको 2 भी देगा, फिर आप आगे प्रोग्रेस करेंगे तो आपको 3 भी देगा। किसकी मदद से? अंदर यील्ड की मदद से लेजीली प्रोड्यूस करेगा, और जब गेट करने की बारी आएगी तो नेक्स्ट का मेथड मुझे अगली वैल्यू को एक्सेस करने में आसानी और सलाहियत मुझे देगा कि मैं आगे जा सकूं। जरा नीचे आना, दिखाना इनको थोड़ा सा। आई गेस आप ये थ्योरी पढ़ लेना, जो 4 स्टेप्स की थ्योरी है, ये आपको बड़ी हेल्प करेगी। मैंने अपने अल्फाज में आपको समझाया है। अगेन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने अल्फाज में बताऊं, यहाँ पे रट्टा ना करवाऊं, लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ थ्योरी को जाके पढ़ना है। अच्छा, ये आप देखें, सिंपल जनरेटर यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नीचे सिंपल जनरेटर को एक जेन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो भाई अब होगा क्या, ये यील्ड 1, यील्ड 2, यील्ड 3 मुझे कैसे मिलेगा? 1 कैसे मिलेगा अलग से, 2 कैसे मिलेगा अलग से, 3 कैसे मिलेगा अलग से? तो मेरे प्यारे दोस्तों नीचे आप देखें, इसके ऊपर मैंने फॉर का लूप चला दिया। अच्छा, जब फॉर लूप चला देते ना जनरेटर फंक्शन, जनरेटर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैंने आपको बताया ये फंक्शन रिटर्न करता है, या फिर आइटरेटर के ऊपर, तो ये बिहाइंड द सीन नेक्स्ट को खुद ही कॉल कर रहा होता है। यहाँ पे आप कहीं नेक्स्ट का मेथड देख नहीं रहे होंगे, क्योंकि जब आप फॉर अपने जनरेटर फंक्शन के ऊपर चलाते हैं तो ये खुद ही हर आइट्रेशन में आपके फंक्शन के ऊपर नेक्स्ट का मेथड कॉल कर रहा होता है, इसलिए भी आपको नेक्स्ट दिख नहीं रहा। तो होगा क्या, आप देख सकते हैं फर्स्ट आइट्रेशन में 1 मिला, सेकंड आइट्रेशन में 2 मिला, थर्ड आइट्रेशन में 3 मिला। हालांकि था क्या, एक फंक्शन था, लेकिन तभी मैंने आपको बता दिया था कि जनरेटर फंक्शन इज नॉट जस्ट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है जो कि एक आइटरेटर है, तभी आप इसके ऊपर फॉर का लूप चला सकते हैं। मेक सेंस? अब नीचे आ जाओ भाई, अब जरा नेक्स्ट तो दिखाएं। दूसरा तरीका ये कि अगर आप फॉर लूप के थ्रू नहीं करना चाहते, एक्सप्लिसिट वे में खुद ही वैल्यू को गैदर करना चाहते हैं, तो आप हर बार उसके ऊपर नेक्स्ट 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 का मेथड इन्वोक करें। वो फर्स्ट टाइम 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा। जब 3 दे देगा उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर नेक्स्ट चलाया तो क्या होगा, एरर आएगा, बिकॉज इट्स एग्जॉस्टेड। जितनी भी वैल्यू यील्ड थी वो इसने प्रोड्यूस करके आपको दे दी। अब अगर आप इसके ऊपर नेक्स्ट चलाएंगे तो ये आपको एरर देगा, याद रखिएगा एरर देगा। मेक सेंस जी? 1 to 3 तक तो आपको देगा, 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा। हाँ, आप ऊपर वेरिएबल बनाए, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करें, पास कर दें, मसला नहीं। वो तो इम्प्लीमेंटेशन है, एक्चुअल वैल्यू उसके अंदर कोई भी पास कर दो, सही है। आई गेस दैट्स ऑल। नीचे आ जाओ। रिकर्सिव फंक्शन, आई गेस रिकर्सिव फंक्शन इज वन ऑफ माय मोस्ट, क्या कह सकते हैं, फेवरेट टॉपिक, जो मैं पढ़ाना ही बड़ा मज़े से पढ़ाता हूँ मैं। याद रखिएगा, रिकर्सिव फंक्शन तब आप इस्तेमाल करते हैं जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं। आप यकीन माने, अपने फेलो डेवलपर्स जितने भी लोग बनाते हैं ना कोड प्रोजेक्ट, जो भी बना रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, 6 महीने हो गए, जिसने भी जो भी प्रोजेक्ट बनाया ना उसने रिकर्सिव फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया होगा।
उसको समझ ही नहीं आता होगा कि अभी इसका इस्तेमाल करना है कब नहीं करना है। वो आराम से अपने लूप बनाता होगा, एरे बनाता होगा, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें करता होगा। ये आप तब करते हैं जब आपको वाकई पता चलता है यार कब इसका ये जमा के यूज़ केसेस को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अपना एक एम बना लें कि आपको ये इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसे नहीं बस इस्तेमाल कर दें, वाकई एक पॉइंट बनाना है कि यार यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए और फिर वहाँ पे करें। ये जनरेटर भी एक ऐसी चीज़ है और ये रिकर्सिव फंक्शन भी ऐसी चीज़ है कि जब आप ये इस्तेमाल करने लग जाए ना, तो मेरी बात रख लेना, आप एक अच्छे, बल्कि नहीं बहुत अच्छे डेवलपर बन चुके हैं। आपको पता है ये कब इस्तेमाल करना है। ये हर किसी के बस की बात नहीं, इनको ऐसे ही अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लेना और ना ही करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक यूज केस टू यूटिलाइज दीज फंक्शनलिटीज़। और जब आप ये पता हो कब इस्तेमाल करना है, आपको ये चीज़ का इल्म हो जाए, बेस्ट। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन ये था कि फंक्शन अपने स्कोप में अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इट्स नॉट लाइक कि मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर दूं। कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो फॉलो करनी है, जिसको मैंने बोला था बेस केस। बेस केस ये चीज़ बताता है कि भाई वरना तो फंक्शन चलता रहेगा अपने अंदर। एक फंक्शन को अगर मैं अपने अंदर ही इन्वोक कर दूं, वो तो आइट्रेशन के अंदर चलता रहेगा। तो आपने ये भी तो बताना है कि भाई कब स्टॉप करना है। तो हमेशा रिकर्सिवनेस को अचीव करने से पहले ये बता दो कि भाई कब रिकर्सिवनेस को टर्मिनेट करना है, कब ब्रेक करना है। तब ये बेस केस आता है कि आपने बता दिया कि भाई जब n 0 हो जाए ना, तो बस रिटर्न कर देना, फिर रिकर्सिव फंक्शन को अपने अंदर एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। और नीचे आपका एक्चुअली रिकर्सिव केस आता है कि भाई कब अपने अंदर मुझे बार बार कॉल करना है। वो तो फिर आपकी लॉजिक ही गलत है ना। लॉजिक का ब्लेंडर मैं नहीं बता, मैं आपको इसकी प्रीरिक्विजिट्स बता रहा हूँ जो उसकी है, इसकी रिकर्सिव फंक्शन की। वो तो आपका लॉजिक का ब्लेंडर है। ठीक है, आ जाओ भाई नीचे। आई गेस अब नीचे जो है वो तमाम इसकी वो है एग्जांपल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। नीचे आ जाओ। गार्बेज कलेक्टर इसी में ही है, नीचे है मेरे पास। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अगर इसमें है तो ठीक है, वरना आई गेस दैट्स ऑल। ठीक है, गार्बेज गार्बेज कलेक्टर का दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, आज मैं इसलिए रिपीटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, बिकॉज नेक्स्ट क्लास से पहले हो सकता है आपका एग्जाम हो जाए। तो मैं आगे के टॉपिक्स इसलिए कवर नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जो पढ़ाया है और जो अभी चीज़ें रिमेनिंग है उनको अच्छे से हम फोकस कर लें, ताकि आप अच्छा सा एग्जाम्स के अंदर परफॉर्म करें। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? पहली चीज़ तो ये, आपको गार्बेज कलेक्शन का कंट्रोल अपने हाथ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ले सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट नेचर है। क्या है भाई? आपने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, अब आपने उसको लाइन 1 पे बनाया। अब आपका जो प्रोग्राम था वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइन के ऊपर मुश्तमिल था। तो क्या आपने अगर उस लाइन वेरिएबल को जो फर्स्ट लाइन पे बनाया था और थर्ड लाइन पे यूटिलाइज कर लिया, क्या आपके जहन में ये चीज़, आपका जो जहन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि थाउजेंड्स ऑफ लाइन तक वो वेरिएबल मेमोरी में जगह बनाए रखे? हालांकि मैंने उसको तीसरी लाइन के अंदर यूटिलाइज कर लिया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अब मैं उसको थाउजेंड्स लाइन तक नहीं इस्तेमाल कर रहा। तो यही चीज़ जो कि आपको भी समझ आ रही है, पाइथन ने भी इसी को चीज़ को समझा। और एक कॉन्सेप्ट इन जनरल प्रोग्रामिंग है, ये पाइथन का सिर्फ नहीं है, वो है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन यही होता है कि अगर किसी वेरिएबल का कोई रेफरेंस आपके प्रोग्राम में फर्दर इस्तेमाल नहीं हो रहा, रेफरेंस काउंट मौजूद नहीं है कि भाई अब लाइन नंबर 1 में अगर मैंने उसको बनाया था और लाइन नंबर 3 में इस्तेमाल कर लिया है और आगे थाउजेंड्स लाइन तक उसका कोई रेफरेंस और इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैं उस वेरिएबल को यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो इसको मेमोरी से अब हट जाना चाहिए, इसको रिमूव हो जाना चाहिए। ये वो चीज़ है जो कि गार्बेज कलेक्शन कहलाती है। इसकी थ्योरी इनमें से किसी एक शीट के ऊपर लिखी हुई है, सबसे नीचे, ज़रूर पढ़िएगा। और आई गेस दैट्स ऑल। सॉरी, वो खुद इंटरनली करता है। वो जो मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होता है उसको पता होता है इस वेरिएबल के रेफरेंस कितनी बार इस्तेमाल होता है। टेक्निकली अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो रेफरेंस काउंट बढ़ा रहा होता है। लेट्स से मैंने बोला नेम इज इक्वल टू मुबशिर, मैंने लाइन नंबर 2 में उसको यूज़ किया तो उसका रेफरेंस काउंट हो गया 1। मैंने उसको लाइन नंबर 5 में इस्तेमाल किया, उसका रेफरेंस काउंट हो गया 2। मैंने उसको लाइन नंबर 100 पे इस्तेमाल किया, उसका रेफरेंस काउंट क्या हो गया? 3। अब जब मैं वो रन हुआ ना, तो लाइन नंबर 1 पे वो इस्तेमाल हो गया, तो उसका रेफरेंस काउंट 3 से क्या हो गया? 2, क्योंकि 3 लाइन पे जब मैं उसको पहली बार इस्तेमाल करता वो तो हो गया, तो उसका एक रेफरेंस क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। लाइन नंबर 5 पे लेट्स से मैं उसको दोबारा इस्तेमाल कर रहा था, कोड एग्जीक्यूट हो गया, सही है, उसका एक और रेफरेंस क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। अब कितना रह गया उसका रेफरेंस? 1, जो कि लाइन नंबर 100 पे था। जैसे ही वो लाइन नंबर 100 पे वो वाला वेरिएबल इस्तेमाल होगा ना, उसका रेफरेंस काउंट कितना हो गया? 0। कि भाई अब थाउजेंड्स लाइन तक जाते जाते ये कहीं पे भी ये दोबारा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका रेफरेंस काउंट क्या हो गया? 0।
जैसे ही वो 0 होता है, गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट हो जाता है, बोलता है इस वेरिएबल को मेमोरी से स्वैप आउट कर दो, रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, थोड़ा और मैं डिटेल में समझा दूँ। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसमें आपकी तरफ से कुछ सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे होते हैं। अच्छा, जब एक सवाल काफ़ी स्टूडेंट की तरफ से आता है ना, तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि बेचारे सवाल कर ही नहीं पाते। तो माशाल्लाह मुझे एक बात पे तो बड़ी खुशी है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स की ऑफर हो रही है और वो इंटरव्यू करवाने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, तो सबसे पहले तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत खुशी मुझे। अब एक बात सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई हमारा बैकग्राउंड नहीं है, और हमने सुना है कि इस फील्ड में बैकग्राउंड होना लाजमी है। ठीक, कंप्यूटर साइंस के आप हो, प्रीरिक्विजिट है, तभी आपको स्क्रीन प्रोसेस से आप गुजर के एक्चुअली आपका इंटरव्यू होगा और आप हायरिंग को पहुंचेंगे। तो मैं आपकी ये बात को पहले क्लियर कर दूं, ऐसा कहीं कतन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होगी तभी आप कुछ कर पाए। आज मैंने 2 इंटरव्यू लिए हैं, कल मैंने कॉल लिया था, तो पिछले 2 दिन में मैं 3 इंटरव्यू ले चुका हूँ। अभी तक मैंने या मुझे ऊपर से किसी ने नहीं बोला कि भाई इससे पहले ये पूछो कि इसने कंप्यूटर साइंस किया कि नहीं। नहीं, हम पूरा पता करते हैं कि भाई डेजिग्नेशन किस डेजिग्नेशन के लिए है इंटरव्यू। एक की फुल स्टैक के लिए थी, एक की रिएक्ट नेटिव के लिए थी, और तीसरी की पता नहीं किसके लिए थी। बस फिर उसके क्वेश्चन उससे करते हैं, उससे एक्सपीरियंस पता करते हैं, उसके हिसाब से उससे क्वेश्चन करते हैं। कोई अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपका बैकग्राउंड नहीं है कोई मसला नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं शेफ बनना चाहता था, जो बिल्कुल ही अलग फील्ड है। अगर यकीन नहीं हो तो पिथम पता है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, सही, 2019 के जाके उसका एडमिशन फॉर्म देख लीजिएगा, मेरा नाम भी उसमें मौजूद होगा इंशाल्लाह। तो 2019 में मेरा पूरा मूड था कि भी मैं जाके शेफ बनूंगा और खाने बनाएंगे, खाने खाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर आ गए इस फील्ड के अंदर, तो कोई बैकग्राउंड नहीं, और जो हमारी पढ़ाई की सोचती हुई थी कि फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो दोनों चीज़ें नहीं हुई, और ना ही हमने इस चीज़ पे दोबारा गौर किया। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी भी फील्ड से हैं, कोई किस्म का इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसकी नॉलेज आपके पास अच्छी है, बेहतरीन है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास डिग्री ही नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, आप फिर भी कर लेंगे। कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी प्रीरिक्विजिट होती है कि भाई कम से कम ग्रेजुएशन बैचलर्स होना चाहिए, लेकिन काफ़ी हज़ारों ऐसी कंपनीज है जिसके अंदर ये भी चीज़ मौजूद नहीं है कि अगर आपके पास इंटर भी है, अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, बेहतरीन, कोई मसला नहीं है, आप आराम से गुजर सकते हैं। आपका इंटरव्यू भी होगा, आपका हायरिंग भी होगी, और सैलरी पे भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपने अच्छा काम किया तो ये नहीं देखेंगे अच्छा इसने परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके पास डिग्री नहीं है, तो वैसे अगर 1 लाख मैंने देना था, इसके पास डिग्री है तो इसको 30,000 दे देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने सही किया है तो 1 लाख है तो 1 लाख ही होगा, भले वो बैचलर्स किया हो, भले मास्टर्स किया हो। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट जॉब की थी तब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे साथ में मास्टर्स के लोग बैठते थे, तो हमारी कोई सैलरी के अंदर कुछ भी डिफ्रेंशिएशन इतनी नहीं थी, बेहतरीन सब साथ साथ चल रहे थे, ज़बरदस्त। ये वो चीज़ें जो मैं गुजर चुका हूँ, तो मैं ऐसा नहीं, मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ हवाओं में कि भाई ऐसा हो जाता है। इन चीज़ों से मैं होके गुजरा हूँ, और मैंने इन चीज़ों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखा इंटरव्यू प्रोसेस में और हायरिंग प्रोसेस में। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इस बात पे डिमोटिवेट होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मेक सेंस? गुड। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आपके अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो आपको ये बताए पढ़ाएंगे हमारे नौहों हार चहीते नहीं भाई। इट्स 8:07, 8 बज के। अच्छा, लास्ट क्लास में सर मुबशिर ने आप लोगों को ये रिपोर्ट 9 दी थी पढ़ने के लिए, किसने पढ़ी थी? और आज अगर एग्जाम होता तो तैयारी है? बड़ी तैयारी है, रिपोर्ट 9 पढ़ी नहीं है सर? थोड़ा सा जो है ना हाई लेवल पे जाती है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा नहीं। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन जो है ना, जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं, कोई फंक्शन लिखा हम लोगों ने, और उस कोड को जब हमने एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास जो अनएक्सपेक्टेड एरर्स आते हैं या अनयूजुअल एरर्स आते हैं, उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। बेसिकली कहते ही एरर्स को है, वो एरर्स जो अनएक्सपेक्टेड हमारे पास आ जाते हैं। और ये चीज़ पाइथन के अंदर कोई नई नहीं है, आप लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी थी, ट्राई केज पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर आपके पास एसिंक्रोनस टास्क है तो आपने डॉट देन डॉट केज पढ़ा होगा। नेक्स्ट जेएस में आए आप लोगों ने एपीआई हैंडलिंग की, वहां पर ट्राई केज पढ़ा था। कुछ भी नहीं है सिमिलर है बिल्कुल, उसके अंदर ट्राई केज था, इसके अंदर ट्राई एक्सेप्ट था, इतना कोई मुश्किल है नहीं।
अच्छा, इसको सबसे पहले देखते हैं, तो इसके एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, हमारे पास क्या होता है कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये तो आप सबको पता ही होगा, काफ़ी क्लासेस हमारी हो चुकी है। जिसको नहीं पता तो भाई मुंह छुपा कर ही बैठे। अच्छा, पाइथन क्या है? एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। वो क्या करती है? कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। फर्स्ट लाइन पे आई, उसको एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर कोई एरर नहीं था, उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सेकंड लाइन पे आई, कोई एरर नहीं था, एग्जीक्यूट कर दिया। ये ऐसे नहीं करती कि पूरे के पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट कर दे, जब कोई एरर आया फिर बताए कि भाई फिलहाल लाइन पे आपके पास एक एरर है, जाके उसको सॉल्व कर दे। ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या होता है पाइथन के अंदर, आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब आपने फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट किया, थर्ड लाइन के पास आपको एरर मिला। वो जो आपकी एग्जीक्यूशन थी वो वहीं पर ही क्रैश हो जाएगी। उसके बाद का जो भी कोड है वो आपका चलना ही नहीं है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उन एरर्स को हैंडल कर रहे होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड आएंगे, हमें पता है। एज अ डेवलपर आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई इस जगह पर कोई एरर मेरे पास आ सकता है, तो आप लोगों ने उसकी वैलिडेशन जरूर करनी है। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा, तो हमने उसको पहले से ही हैंडल करके रखना है कि कल को मेरा कोड जो है ना वो क्रैश ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग ट्राई एक्सेप्ट को यूज करते हैं। अब किस किस्म के एरर्स आते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन ऐसे सही है, इतनी जूम? ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाता हूँ रैंडम नंबर का, फोर इज इक्वल टू इंटीजर। इसके अंदर एक इनपुट फील्ड बना रहा हूँ। ठीक है, इतना ही करना था मुझे भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, सबको बताया। कोई मुश्किल बात है इसके अंदर? कोई ऐसा जिसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही? कुछ भी नहीं है। मैंने एक इनपुट लिया है जिसको इंटीजर में रखा है कि जो हमें इनपुट चाहिए वो किसके अंदर चाहिए, इंटीजर के अंदर। मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, रैंडम नंबर। अब मैंने इसको कर दिया प्रिंट। तो सिंपल यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, ये हमसे एक प्रॉम्प्ट मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है। जैसे कि मैंने 5 दे दिया तो आपके पास वो 5 प्रिंट होके आ गया। मैंने इसको क्या दिया है, इंटीजर। अगर मैं इसको दे दूं यहाँ पर, दोबारा से मैं इसको चलाता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ आंसर में हेलो, तो मेरे पास क्या आया, एरर आया। ठीक है, इसके नीचे ये जो मैंने इसको प्रिंट किया है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ है, इसको एंड ऑफ कोड। ठीक है, अब ये जो लाइन है किसके नीचे है हमारे पास, जो हमने वेरिएबल जहाँ पे प्रिंट किया है उसके बाद है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, मैंने इसको दिया जी, तो मेरे पास ये एरर आया। ठीक है, एरर कहाँ पर आया, हमारे पास लाइन नंबर 2 पर जब मैंने उसको प्रिंट किया वहाँ पर एरर आया। तो क्या नीचे वाला कोड इसका इससे कोई ताल्लुक है उस एरर से? वो प्रिंट हुआ? वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिस लाइन पे एरर आना था वहाँ पर एरर आया, उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया। ये सिंपल एग्जांपल है, इतनी कोई मुश्किल है नहीं। हमने बस इन्हीं चीज़ों को जो है ना अपना हैंडल करना है, इन्हीं चीज़ों की वैलिडेशन करनी है कि हमारे पास जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको हम लोग हैंडल करते जाएं ताकि हमारा प्रोग्राम क्रैश हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एरर देखेंगे कि हमारे पास एरर क्या है। क्या एरर है? वैल्यू एरर। और मैंने उसको प्रॉम्प्ट क्या दिया था, किस वजह से ये एरर आया, वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था एक नंबर, और हमने उसको दे दिया एक स्ट्रिंग। ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ। हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट होता है जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको इंडेंटेशन के अंदर, यहाँ पर ये कोड। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट क्या करता है, हमारे पास जो भी एरर है ना, हमने उसको बताना है कि एक्सेप्ट अगर हमारे पास वैल्यू एरर आता है तो। ठीक है, एक्सेप्ट लिख दिया, वैल्यू एरर था हमारे पास, टैब दबाया, उसके बाद एंटर करूंगा भाई, प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर। तो आप क्या करें, एक वैलिड नंबर डालें। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्या है, एक नंबर है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, तो ये मुझसे मांग रहा है एक नंबर, मैंने इसको दे दिया एक स्ट्रिंग, लेकिन वो मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ,
मुझे बता रहा है कि आपके पास ये एरर है, आपको जो है ना एक नंबर पास करना चाहिए। देन अगर इसके अलावा मैं यहाँ पर नीचे एक और कोड लिखूँ, दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा रन करूँ और ये मुझसे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ जाए। जी दे दिया, लेकिन प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर, उसके बाद का कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह के से इन्हीं तरीके से हम लोग अपने कोड के एरर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, ये हमारे पास एक एरर था, हो सकता है हमारे पास मल्टीपल एरर्स आए। अब कैसे एरर्स आए, मुझसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, एक नंबर। ठीक है नंबर उसने एक्सेप्ट किया, मैंने क्या किया, जो भी नंबर आएगा, अब तो मैं उसको नंबर ही दूंगा, अब लेकिन जो भी नंबर आएगा मैं कहता हूँ उसको डिवाइड कर देना आप जीरो के साथ। ठीक है, जीरो के साथ आप उसको कर देना डिवाइड, CLS कर दिया हमने। जब मैं इसको दोबारा से चलाऊंगा, ये मुझसे मांग रहा है नंबर, मैंने इसको 6 दे दिया, ये मेरे पास दोबारा से एरर आ गया। क्या एरर आया है, जीरो डिवीजन एरर, कि भाई आप एक 5 नंबर को जीरो के साथ कैसे डिवाइड कर सकते हो। सही है, तो ये भी हमारे पास एक एरर है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है कि जब भी आप लोग किसी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास जीरो डिवीजन एरर आएगा। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वही काम करना है, एक्सेप्ट लिखना है। दूसरा एरर है, आपको पता है ये एरर आने वाला है, आपने एक्सेप्ट लिखा, जीरो डिवीजन एरर, यहाँ पर उसको बताया कि हमारे पास ये एरर आ सकता है, टेप दबाया, आपने उसको नोटिफाई कर दिया कि भाई यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, उसी को आप लोगों ने क्या कर दिया, CLS करके दोबारा से रन किया प्रोग्राम को। अब मैं उसको दे रहा हूँ 5, तो हमारे पास कोड चल रहा है, मैंने उसको 5 दिया, कह रहा है कि आप डिवाइड के साथ जीरो नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हमारा जो बाकी का कोड है वो क्रैश नहीं हुआ, वो चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एरर्स हैं। अब आप कहेंगे सर हमें थोड़ी ना पता है कि अब हमारे पास यहाँ पर जीरो का एरर आएगा, यहाँ पर वैल्यू एरर आएगा, टाइप एरर आएगा, कौन सा एरर आएगा। तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है कि अगर आपको पता नहीं है तो आप लिख दें एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ठीक है, अब एज ई का मतलब जो है ना, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपका एरर है वो ई के अंदर जो है ना स्टोर करा के आप उसको बाद में क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं कि आपके पास क्या एरर आएगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या रख दिया, वही वेरिएबल ई वाला, कि आपको हमारे पास, आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपके पास क्या एरर आया। CLS कर दिया हम लोगों ने, इसको दोबारा से चलाया, मैंने इसको वैल्यू दे दी 5। अब हमारे पास अगर कोई भी एरर आता है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व करेगा, लेकिन ये सारे एरर्स इतने नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर खत्म नहीं होते, अभी तो मैंने कितने किए, सिर्फ 3 ही किए। अगर आप चले जाएं अपनी रिपोजिटरी में, इस रिपोजिटरी पे आ जाएं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएंगे आपके वो एरर्स, ये देखो, ये एरर्स है आपके पास, एक्सेप्शन, उसके बाद आपके अर्थमेटिक एक्सेप्शन आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, ओवरफ्लो एरर, जीरो डिवीजन एरर, आपके पास एट्रीब्यूट एरर आ जाता है जब आप गलत दे देते हैं, बफर एरर, राइट साइड में देखेंगे OS एरर, आपके पास मॉड्यूल एरर, अगर किसी फाइल को आप लोग हैंडल कर रहे हैं, वो फाइल उसको नहीं मिलती, उसका एरर आ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें हैंडल करनी है, किसी एक कोड के साथ सारे के सारे एरर्स नहीं डाल देने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम किस चीज़ का है, आपने उसी के अंदर ही जो है ना अपने एरर्स को देखते हुए खुद ही जो है ना ऑब्जर्व करना है कि किस किस्म का हमारे पास एरर आ सकता है, और उससे आप लोगों ने क्या करना है, अपने एरर्स की वैलिडेशन करनी है। तो ये कोई मुश्किल टास्क था जी, इसको नहीं कर सकते आप, आपके पास नेक्स्ट लाइन वाला जो एरर है वो, सॉरी, नेक्स्ट लाइन वाला जो आपका लास्ट में कोड है वो रन नहीं होने वाला उसके बाद। आपका जो अगर इफ ब्लॉक चलेगा ना, अगर आपके पास ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक चलेगा, नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक चलेगा, तो आपके पास जो लास्ट वाला कोड है, जो आपका आगे का प्रोग्राम है, वो क्रैश हो जाएगा, वो आपके पास रन नहीं होने वाला। तो अगर आप देखें तो मेरे पास जो कंसोल के अंदर यहाँ पर जो भी मेरे पास लास्ट वाला कोड है वो हमेशा चल रहा है, मैं जैसी भी मेरे पास एरर आ जाए लेकिन वो हमेशा चलता है, मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होने वाली। ठीक है, क्लियर है, सिंपल ही था। अच्छा, किस किस को समझ आया, बेहतरीन है, तालियां भाई जोरदार। एक बात लिख लें, अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा है तो क्या आपने गलत प्रोग्राम लिखा है, देखो भाई, हैंड रेस करो जो बोलता है एरर आ रहा है। तो प्रोग्राम में एरर आते हैं,
और कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं प्रोग्राम में जब हम एक्सपेक्ट करते हैं एरर आए, या अगर मैं आपको दूसरे अल्फाज में समझाऊं तो हम एक्सप्लिसिट वे में चाहते हैं कि एरर आए। लेट्स से यूजर ने अपना नेम इंटर करना, उसने नेम की जगह मुझे 1 2 3 भेज दिया, समझिएगा मेरी बात। तो इस पॉइंट पे उसका फॉर्म सबमिट करने के बजाय मैं एक्सप्लिसिट वे में जान के एरर थ्रो करूंगा कि भाई तुम्हारे नाम के अंदर अल्फाबेट्स होने चाहिए, ये 1 2 3 तुमने क्या ऐड कर दिया। मतलब एरर आया और एरर एक्सप्लिसिट वे में आया। अब भाई मुबशिर एरर आ रहा है और तुम बोल रहे हो प्रोग्राम में एरर आते हैं, और दूसरी और मज़े की बात बता दी कि आप जान के एरर कभी कभी प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर मसला क्या है? मसला आता है कि आपके एरर ग्रेसफुली हैंडल्ड हुए हो और कोई ऐसा एरर ना आए जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। क्रैश से मुराद ये है कि आपका प्रोग्राम चलना बंद हो जाए। हालांकि 10 और नीचे लाइंस थी जिसका इस पर्टिकुलर स्निपेट ऑफ कोड से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि कोई एरर आया और मैंने एरर को, इस वर्ड पे बड़ा गौर कीजिएगा, मैंने एरर को ग्रेसफुली हैंडल नहीं किया। अभी ये शीट की थ्योरी आपको नहीं पढ़ाई, इस शीट की थ्योरी में आप बार बार एक वर्ड को देखेंगे, ग्रेसफुली ग्रेसफुली ग्रेसफुली। एरर आते हैं लेकिन एरर को ग्रेसफुली हैंडल करना ही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है। मतलब एरर आए लेकिन एरर की वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो, कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से पूरा आगे का प्रोग्राम चलना बंद ना हो जाए। बस अगर आपको ये पता है तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया कि भाई इनपुट लिया है, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में मिलता है। किस में मिलता है? स्ट्रिंग में। हमने क्या किया, इसको एक्सप्लिसिट वे में टाइप कास्ट किया इंटीजर के अंदर। अब जब इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट वही स्ट्रिंग हो पाएंगे जिनकी इंटीजर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। कि स्ट्रिंग के अंदर मैं 1 पास करूं, 100 पास करूं, 1000 पास करूं, 3 पास करूं, 5 पास करूं, तो वो इंटीजर के नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने हेलो पास कर दिया तो उसकी कोई इंटीजर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है नहीं। हेलो की इंटीजर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? तो एरर मिलेगा। तो अगर मैंने इस चीज को हैंडल नहीं किया होता कि भाई जो भी आ रहा है इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रैश हो रहा है। लेकिन वही चीज अगर मैं ग्रेसफुली हैंडल कर लूं, अब भाई ग्रेसफुली हैंडल कैसे करूं? जब भी ग्रेसफुली की बात आएगी जहन में एक चीज आनी चाहिए, ट्राई और एक्सेप्ट। क्या नहीं चाहिए? बस ट्राई और एक्सेप्ट आ गया तो एरर को आपने ग्रेसफुली हैंडल कर लिया। तो बस हमने वही किया, हमने अपने उस ब्लॉक को कि जब भी मैं स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको ट्राई के अंदर डाल दिया कि भाई कोशिश करो। क्या करो? कोशिश करो, अगर हो जाए तो सही है, वरना एक्सेप्ट लगा दिया कि भाई वरना ये कर देना। तो बस दैट्स ऑल। तो अब अगर कोई हेलो देगा तो वो ट्राई करेगा, ट्राई नहीं होगा एक्सेप्ट के अंदर आएगा। ऐसे नहीं करेगा कि भाई प्रोग्राम ही क्रैश आगे की 100 लाइन चलना बंद, कम नहीं, वो एक्सेप्ट के अंदर जाएगा और एरर थ्रो करेगा। एरर एक्सप्लिसिट वे में थ्रो करेगा कि भाई यूजर आर यू मैड, आर यू फूल, व्हेन वी आर आस्किंग फॉर नंबर व्हाई आर यू प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग और अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स, यू हैव टू पास ए नंबर। जो भी आप एरर दिखाना चाहते हैं। अब भाई ये क्या है? वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर। पाइथन थोड़ी सी स्मार्ट है, उसने एरर्स को ना एरर के साथ टैग कर दिया। मतलब एक खुद स्पेसिफिक एरर बनाया और उसने एरर की टाइप डिफाइन कर दी कि भाई जब इस तरह का एरर आएगा तो उसकी टैग ये कर देना है, जब इस तरह का एरर आएगा तो उसको टैग ये कर देना। तो जब आपने देखा था कि जब मैं स्ट्रिंग जिसकी कोई इंटीजर रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं थी उसको जब मैं इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेट्स से हेलो को, तो मुझे जो एरर मिलेगा उसकी टाइप की होगी वैल्यू एरर। एक्सप्लिसिट वे में बताया मैं वैल्यू एरर। और अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा, क्या होता है 0 से डिवाइड करना? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होता है। तो कुछ लैंग्वेज के अंदर मुझे इनफाइनाइट मिल जाता है, लेकिन कुछ लैंग्वेज इस चीज को नहीं एंटरटेन करती। पाइथन उनमें से जो इनको एंटरटेन नहीं करती वो एरर थ्रो करती है। तो जब भी मैं अपने नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू एरर नहीं आएगा। लेट्स से मैंने 1 पास किया तो बस सही है, लेट्स इट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट भी हो गया, फाइन। तो ये पहला एक्सेप्ट तो नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद नीचे मैंने बंड मार दिया, मैंने उस इंटीजर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर दिया, दोबारा ट्राई किया तो उसने बोला कि भाई ये तुम्हारी ट्राई मैं फेल कर रहा हूँ। और फिर उसने एक्सेप्ट में देखा कि कौन सा एक्सेप्ट का एरर मैच कर रहा है इस टैग को, कि जब भी कोई चीज 0 से डिवाइड होगी तो मैं जानता हूं मैंने इस चीज को एक एरर के साथ टैग किया हुआ है और वो है 0 डिवीजन एरर। तो आपका 0 डिवीजन एरर ट्रिगर होगा एक्सेप्ट में और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आ जाएगा।
अब फायदा क्या होगा कि अभी मैं यूजर को एरर थ्रो कर भी रहा हूं, उसको फीडबैक दे भी रहा हूं, लेकिन जो सबसे नीचे आप कोड देख रहे हैं, दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये फिर भी चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एरर को ग्रेसफुली हैंडल कर रहा हूँ। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बेहतरीन है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई अब मैं क्या हर टैग लगाऊं, अब लेट से अभी तो मैंने दो चीज़ों को कैटर कर ली है कि भाई इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो वरना वैल्यू एरर थ्रो हो जाए, और अगर जीरो से डिवाइड हो रहा है तो जीरो डिवीजन एरर आ जाए। इस तरीके से और भी तो बहुत किस्म के ब्लेंडर हो सकते हैं जो यूज़र या फिर मैं कर सकता हूँ। तो क्या हर चीज़ का एरर टाइप मुझे मालूम हो? नहीं। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप सबकी पेरेंट क्लास को पकड़ें, एरर की पेरेंट क्लास को पकड़ें, और वो क्या है, इस सबसे ऊपर दिखने वाला एक्सेप्शन। आप इस एक्सेप्शन को लें, जरा कोड में आना, और बोलते हैं कि भाई एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। आप बोलेंगे भाई वैल्यू एरर को मैंने हैंडल कर लिया क्योंकि मेरे जहन में था कि भाई ऐसा हो सकता है। जीरो डिवीजन एरर को मैंने हैंडल कर लिया क्योंकि ये भी मेरे जहन में था ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके बाद क्या क्या हो सकता है मेरे वहमो गुमान में नहीं है, मुझे नहीं पता किस किस तरीके के और एरर टैग्स हो सकते हैं। तो मैं सबकी पेरेंट को यूज कर रहा हूँ, वो है एक्सेप्शन। अब जिस तरह का भी एरर आएगा इन ऊपर के दो के अलावा, ठीक है, उनके लिए मैंने बाउंड्री बनाई है, इन दो के अलावा कोई भी एरर आएगा तो वो एक्सेप्शन एज में चला, एज ई में चला जाएगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने एरर को ई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और नीचे मैंने लॉक करा दिया कि भाई एज अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर्ड। तो दैट्स ऑल देयर इज टू इट। अभी भी एरर जो है वो ग्रेसफुली हैंडल हुआ है। याद रखिएगा एरर प्रोग्राम में आते हैं, कभी खुद आते हैं, कभी आप एक्सप्लिसिटली से प्रोड्यूस करते हैं। क्या एरर आना गलत बात है? कतई गलत बात नहीं है। मसला तब आता है व्हेन यू आर नॉट हैंडलिंग द एरर्स, जिसको हम बोलते हैं कि भाई आपने एरर को हैंडल नहीं किया हुआ। तो क्या करना चाहिए? आपको एरर को ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। जैसे ही ग्रेसफुली हैंडल की बात आएगी आपके जहन में ट्राई और एक्सेप्ट आना चाहिए। एक्सेप्ट के अंदर आप क्या पास कर सकते हैं? एरर्स की नेचर, वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर और इस तरह के बहुत सारे एरर। और अगर आप उनकी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते तो सबका पेरेंट एरर क्लास पकड़ लें जो है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ई की जगह पी डी एल एम जो भी करना चाहिए, इज अ वेरिएबल, इज नथिंग एल्स। आप एलियास बना रहे एक्सेप्शन के खिलाफ और फिर उसको हैंडल करें। इससे फायदा क्या होगा? आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, नीचे का कोड इंपैक्ट नहीं होगा और आपका प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा और एरर ग्रेसफुली हैंडल हो जाएंगे। क्लियर? दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आपकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग आई गेस दैट बस इतनी थी। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं उन्होंने डिफरेंट एरर्स की टाइप बताई हुई है, उनको एग्जीक्यूट करके दिखाया हुआ है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे ऐसा लगेगा आई एम जस्ट वेस्टिंग योर और मेरा टाइम। हाँ, नहीं, आप अपने हर कोड को टेक्निकली, हम जब काम कर रहे होते हैं हम क्या करते हैं, अपने कोड को जब भी हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, जो भी कोड कर रहे हो उसको ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर डालें। तो जब भी ट्राई में एरर प्रोड्यूस होगा आपका कोड कहाँ जाएगा? नीचे एक्सेप्ट के अंदर। तो वहाँ पे आपको एरर पता चल जाएगा क्या मिल रहा है। सही है। तो हम, अगर मैं आपको बताऊं, अक्सर हमारे प्रोग्राम जो सिस्टम्स में भी काम करता हूँ, अक्सर एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आता, एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम के लॉग्स जाके देखते हैं। क्या देखते हैं? लॉग्स। और लॉग्स कुछ नहीं होता, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी काम हो रहा होता है ना उसके अगेंस्ट ह्यूमन फ्रेंडली मैसेज पास करते रहते हैं कि भाई यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये यूजर को नहीं दिख रहा होता, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आसान लफ्ज़ में बताऊं तो हम मैसेज मेंटेन कर रहे होते हैं। तो हम वो जाके देख लेते हैं कि भाई मसला कहाँ पे आ रहा है, वो यूजिंग एक्सेप्ट वहाँ पे हम पास। अभी आसान हो रही है, थोड़ी देर बाद फिर क्या कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसको आप पूरी थ्योरी जाके पढ़िएगा। और अभी दो और एक्सेप्शन हैंडलिंग के अराउंड चीज़ें हैं, एक एल्स होता है और एक फाइनली होता है। वो दो ब्लॉक पढ़ लेते हैं। जैसे आपने ट्राई का एक ब्लॉक देखा है, एक्सेप्ट का एक ब्लॉक देखा है ना, इसी तरीके से एक एल्स का ब्लॉक होता है। इट्स नॉट द इफ एल्स एल्स, ये दूसरा एल्स है जो कि हम ट्राई एक्सेप्ट के साथ लगा सकते हैं। और एक ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं फाइनली ब्लॉक। बस ये दो करते हैं, इसके बाद इस शीट को टाटा बाय बाय करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, हमने क्या किया कि ये ट्राई कैच के अंदर अपनी एक्सप्रेशन लिख दी कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया और ये एक इनपुट फील्ड ले रहा है, लेकिन यहीं पर ही मैंने क्या की उसकी एग्जीक्यूशन करा दी, वहीं पर ही मैंने प्रिंट लगा दिया। जब ट्राई चलेगा वो उसको उधर ही प्रिंट कर देगा। बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जब भी हमने कोई अपनी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो हम लोग एल्स के अंदर लिखते हैं।
एल्स के अंदर क्यों लिखते हैं कि अगर इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आता, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगी, मतलब जो चीज़ प्रिंट होगी वो एल्स की तरफ से होगी, ना कि इस ट्राई की तरफ से। ट्राई के अंदर क्या रखते हैं, सिर्फ अपनी एक्सप्रेशंस, या फिर अगर हम लोग अपना टाइप स्क्रिप्ट की या नेक्स्ट.जेएस की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ हम लोग अपनी एपीआईज बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा वो हमारे पास एल्स के अंदर आता है, पर उसके अंदर कोई एल्स का कॉन्सेप्ट है नहीं, इसके अंदर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके लास्ट में या फिर उसी के बाद अपने पास एल्स लिख देना है, एल्स, एंड देन उसके बाद आपने नो एजुकेशन फॉर रेस्ट। और एक उसके अलावा एक साथ ही बता देता हूँ मैं, हमारे पास एक फाइनली का कीवर्ड भी होता है। चले भाई, अच्छा फाइनली आप लोगों ने जो है ना अपने पास से पढ़ा होगा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, नेक्स्ट.जेएस के अंदर क्या होता है। कोई एक हाथ खड़ा करके अच्छे से बता जी। फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल। फाइनली का यहाँ पे भी मकसद है, भले आपका कोड जो है जो ट्राई के अंदर है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, तब भी आपका फाइनली का ब्लॉक चलेगा। और भले जो आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे वो ब्रेक हो जाए, वहाँ पे कोई एरर थ्रो हो जाए और आपका एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हो जाए, तो तब भी आपका फाइनली चलेगा। तो डजेंट मैटर द एक्शन दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव और परफॉर्म, कि वो सक्सेसफुल हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए। आसान लफ्जों में, भले आपका ट्राई सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाए या आपका एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर काम आ जाए, आपका फाइनली हमेशा चलना ही चलना है। सही है, आसान लफ्जों में आपके लिए। एल्स का क्या है, एल्स का थोड़ा सा ना घुमाने वाला काम है, तो थोड़ा सा समझे। एल्स तभी चलेगा जब ट्राई सक्सेसफुली चलेगा। सही है, एल्स को आप बहुत गहरा दोस्त समझें, किसका, ट्राई का। जब आपका ट्राई का जो कोड आपने लिखा है, जब वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स तभी चलेगा। अब भाई इसको कब चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, देयर इज नो रॉन्ग और राइट आंसर टू इट। आप एल्स को नहीं भी लिखे, क्योंकि भाई पता ही है, आप उससे अच्छा ये है कि आप ट्राई के अंदर ही वो चीज़ लिख लें जो आपने एल्स के अंदर लिखनी है, क्योंकि एल्स तभी चलेगा जब ट्राई चलेगा। लेकिन क्योंकि एक चीज़ मौजूद है, तो आपको दिखाने के लिए इसका टेक्निकली एडवांस लेवल पे जाके यूज़ केस होता है। लेकिन अभी आप भले ट्राई के अंदर ही वो काम लिख दें और एल्स को इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि लेट से यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई रैंडम नंबर जो इनपुट मैं ले रहा हूँ, इंटर नंबर, ये तो मैं किस में करा लूँ, ट्राई के अंदर। लेकिन इसका जो फाइनली मैं प्रिंट आउटपुट कर रहा हूँ ना, वो एक वेरिएबल के अंदर पहले लिखो, ऐसे नहीं, वरना तो फिर एल्स के अंदर अगर एरर आ गया तो फिर क्या करेंगे। एक वेरिएबल में लिखो, हाँ हाँ, ये रैंडम नंबर डिवाइडेड बाय 0। तो अब आप देखोगे भाई हमने क्या किया हुआ है, हमने, और प्रिंट कर दो वहां पे नो एक्सेप्शन वर रेज्ड, ठीक है। ट्राई के एल्स के अंदर, नहीं एल्स के अंदर वही लिखो, मैसेज ही लिखो, सही। एल्स के अंदर हमने क्या लिख दिया भाई, नो एक्सेप्शन रेज्ड। और काम हमने क्या किया हुआ है, ट्राई के अंदर, ट्राई के अंदर लॉग भी कर दो नंबर, रिजल्ट अपना। अब थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन लेके चलते हैं, और जरा गौर से कोड को देख लो, थोड़ा जूम आउट कर दो। अच्छा एक बात, ट्राई हर हालत में चलेगा, सही है, इनिशियली तो चलेगा ना, उसमें कोई एरर आ गया तो बात की बात है, लेकिन ट्राई इटसेल्फ हमेशा चलेगा। यस, एक्सेप्ट हमेशा चलेगा, नो। जब ट्राई के अंदर एरर आएगा तब एक्सेप्ट चलेगा। अब वो मैटर करता है कि एक्सेप्ट कौन से एरर टाइप का हुआ है। अगर वैल्यू एरर का होगा तो एक्सेप्ट में सिर्फ कौन सा एक्सेप्ट चलेगा, पहला वाला। अगर जीरो से डिवीजन के वक्त एरर आया तो कौन सा वाला चलेगा, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, लेट्स से विलफर्स कोई और सा एरर है, तो आपका तीसरा एक्सेप्ट जो कि पेरेंट ऑफ ऑल एरर्स है, एक्सेप्शन वाला चलेगा, ठीक है। हम आते हैं फाइनली कब चलेगा, हर वक्त फाइनली हमेशा चलेगा, हैंड रेस करो भाई। फाइनली हमेशा चलेगा, डजंट मैटर ट्राई वाला ब्लॉक जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या फिर मेरा कोड एक्सेप्ट के अंदर आ जाता है। मेक सेंस, यहाँ तीन तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन होगी वो थोड़ी सी एल्स में होगी, तभी मैं टू वे कम्युनिकेशन लेके चल रहा हूँ ताकि उस तक भी हम पहुंच जाए। एल्स कब चलेगा, ट्राई चलेगा या ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ट्राई चला और बात एक्सेप्ट में आ गई तो एल्स चलेगा, नो।
ट्राई के बाद एल्स तभी चलेगा जब ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जरा पहले अपने ट्राई देख लें, ये हो सकता है हम एरर थ्रो करवा दे। भाई ऊपर जाना, सही है भाई, सिंपल है। वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं जीरो से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 10 नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और फिर रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। जरा कोड एग्जीक्यूट करना मेरे प्यारे दोस्त, जरा इसको ऊपर ले जाना, क्लियर कर लेना। अगर मैं लिखूं हेलो, लिखना हेलो, इंटर नहीं करना, ट्राई चलेगा, इनिशियली चलेगा, सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, एक्सेप्ट चलेगा। अब कौन सा चलेगा उसकी बेस में नहीं जा रहे, तीनों में से एक तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। क्या फाइनली चलेगा, हैंड रेस करो। क्या ट्राई चलेगा, कौन बोलते हैं ट्राई चलेगा, ओ सॉरी गलती हो गई, गलती, माजरत माजरत। एल्स चलेगा, कौन बोलता है चलेगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ट्राई चलेगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और क्या चल जाएगा, एक्सेप्ट चल जाएगा। तीनों में से एक भी चीज चल जाएगा, मसला नहीं। चलो चलो, जबरदस्त। हमारा क्या चल गया भाई, एक्सेप्ट चल गया। और एक्सेप्ट के बाद ये जो नीचे वाली लाइन है, सबसे नीचे वाली है, ठीक है, जो हमने इस ट्राई किया चैलेंज में से सबसे नीचे दिखा भी दो भाई, परेशान ना हो जाए मेरे दोस्त। ये आपका फाइनली चला, सही है। और फाइनली के बाद सबसे नीचे वाली लाइन आपके पास चल गई, जो कि है दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक्सपेक्टेड है, सही है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, दोबारा क्लियर करना कंसोल। चलाना जरा, तो सही चला ना भाई, नहीं 20 चलाया है, 20 लिखना। ट्राई चलेगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, एल्स चलेगा, फाइनली चलेगा। चलाओ भाई, ट्राई चला, फाइनली चला, सब दिखा दो भाई। सबसे पहले जरा जाओ, ट्राई चला, ट्राई ने प्रिंट कर दिया रिजल्ट, सही है। नीचे आओ, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, एल्स, नो एक्सेप्शन वर रेज्ड दिखा था। उसके बाद फाइनली लिखा था, दिस ब्लॉक ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। और फाइनली सबसे नीचे तो हमने ये लिखा हुआ है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये तो हमेशा सबसे नीचे वाला प्रोग्राम तो हमेशा चलेगा चलेगा। बस मेरे ख्याल से ये समझ आ गया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। और चिल, अगर ट्राई सक्सेसफुली, अपने पूरी ना बात को कंप्लीट करें, ट्राई सक्सेसफुली चलेगा तो एल्स चलेगा चलेगा, और फाइनली तो भले ट्राई चले या फिर एक्सेप्ट चले, फाइनली चलना चाहिए, ठीक। तो आसान लफ्जों में जहन में एक दोस्ताना बिठा लें, किसका, ट्राई और एल्स का, कि भाई ये दोनों तो साथ साथ चले। और फाइनली को बोलें कि वो थोड़ा अलग दिमाग का आदमी है, वो बोलेगा कभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राई चले एक्सेप्ट चले, मैंने चलना चाहिए। और ट्राई एक अपना ऑन इट्स ओन है कि उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुआ तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, वरना फिर एक्सेप्ट में बात आ जाएगी। आई गेस दैट्स इट, ठीक है। आई गेस बेहतरीन हो गया। और 44 हो रहा है मेरे पास, 1 मिनट है। 1 मिनट में मेरे प्यारे दोस्त एक छोटा सा आपको एक मैंने बात करनी है, जो मेरे साथ ही की थी किसी ने, कि भाई अब माशाल्लाह आपके पास, अच्छा अगर आपको इंटर्नशिप नहीं आ रही तमाम चीज़ें, अगर आप Next.js की फील्ड में चाहते हैं जॉब, तो आई विल इनकरेज कि आप अब इंटरव्यू या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अभी से अप्लाई करें, जिन्होंने नहीं किया वो करना स्टार्ट कर दें, और अपने टाइम के हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली इंटर्नशिप आपको कोई इतना अमाउंट नहीं जनरेट करके देगी जिससे आपके मामला चल सके। तो इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, कीप कंटिन्यू योर जॉब, इंटर्नशिप में एज अ साइड हैसल अपना आप टू गेट द एक्सपोजर, टू गेट द एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप करें। लेकिन अगर आपका ज़्यादा रुझान और ज़्यादा झुकाव और ज़्यादा इंटरेस्ट एआई की तरफ है, तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा, अभी आप नहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कुछ काम करना, तो आप अपवर्क और फाइवर पे जाएं, वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाएं, क्लाइंट्स के लिए काम करें। किसी चीज़ के साथ या किसी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो जाए कि आप उनके बताए हुए टाइमिंग को फॉलो कर रहे हो, आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर आप एआई में इंटरेस्ट हैं, जिस तरह मैं आपको बताया, तो अभी टाइम लें, प्रैक्टिस करें, चीज़ों को सीखें समझें, अभी अपने आप को टाइम दें। जब टाइम आ जाएगा, वक्त आ जाएगा, मैं समझूंगा, मतलब अपनी सोच के हिसाब से कि हाँ भाई, अब जिस तरह Next.js जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने खुद ही आपको बताया था कि भाई नाउ देयर इज अ टाइम कि अब आप अप्लाई करें इंटर्नशिप के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। पाइथन के लिए मैं वो बोलूँगा, अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई Next.js मैंने पढ़ा था, इट्स गुड फाइन,
बट आई एम मोर फोकस्ड और इंटरेस्टेड इन सॉरी एक्चुअली पढ़ा था इंटरेस्टेड है, लेकिन आई एम मोर फोकस्ड और इंटरेस्टेड इन पाइथन। तो अभी अपने आपको टाइम दें, चीज़ों को सीखें समझें और अच्छा टाइम स्पेंड करें। आपके पास बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, इसको जितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं करें। और फिर कुछ टाइम के बाद हम इंशाल्लाह आपको यहीं से बताएंगे कि भाई नाउ इट्स द टाइम टू अप्लाई फॉर जॉब्स, टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, टू गो ऑन लाइक लिंक्डइन और अपवर और फाइवर, क्रिएट योर अकाउंट और अप्लाई फॉर जॉब्स। तो ये बात बड़े सवाल आ रहे थे, तो मेक श्योर इसको ध्यान में रखिएगा। आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, नमाज का भी ब्रेक लेते हैं और आप लोग भी ज़रा एक्टिव हो जाएं यहाँ से भी।